जो कॉमन रिफ्यूज़ल्स हैं उसको ज़रा हाईलाइट करें कि जो मे भी किसी अपने कैंडिडेट की मिस्टेक हो सकती है या किसी और वजह से जो कॉमन रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं उनको हाईलाइट करें। देखिए सेवरल रीजंस हैं, अगर हम एक एक को लेके चलें कुछ चीज़ा मैं बता देता हूँ। मेनली तो ये होता है कि ना लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन की जो कंटिन्यूटी है या उसको कहते हैं उसका सीक्वेंस है उसको सही नहीं रखते हैं। सीक्वेंस को थोड़ा बताएं। हाँ, सीक्वेंस से मुराद ये है कि जैसे आप बैंक स्टेटमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल प्रूफ ऑफ फंड्स आप लेके चलें, प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास जो है ना वो मेंटेन नहीं है, तो वहाँ पर रिफ्यूज़ल है। सस्कैचुअन में होता है मेनली कि आपके पास 3 मंथ्स, बट ये तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है ये। हाँ, लोग नहीं करते, इस पर ख्याल नहीं देते। या यूँ बात कर लें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट के, उसके अंदर JDs को मलूज़ खास रख रहे हैं कि भाई उस स्टैंडर्ड के ऊपर कैनेडियन स्टैंडर्ड है या ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है या नहीं है। वो जो ऑक्यूपेशन जिसके ऊपर आप अप्लाई करें, जिसके ऊपर आप सेलेक्ट हुए हैं, उसके मुताबिक आपने वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं। प्लस फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो कहलाते हैं। अब मैंने एक क्लेम किया है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट क्लेम करने के बाद सिर्फ मैं एक लेटर भेज रहा हूँ, उसको प्रूव करने के लिए आपके पास क्या सैलरीज आपकी क्रेडिट हो रही थी नहीं हो रही थी, ये पूरी एक चेन होती है, चेन ऑफ, कि आप कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कोरोबरेटिव एविडेंसेस का होना बहुत ज़रूरी होता है, दे शुड बी कनेक्टेड होना चाहिए। फिर आपने किन किन मुल्कों में आप रहे, अगर रहे, हाँ, तो उसमें आपको पुलिस क्लियरेंसेस कहाँ से देना है नहीं देना है, उनकी फॉर्मेटिंग्स कैसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ जो है वो आपको होता है। फिर आ जाए आपके फॉर्म्स के अंदर, मुख्तलिफ लोग फॉर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा लिहाज ख्याल नहीं रखते हैं कि आपने गैप्स को जो है ना वो कैसे मेंशन करना है। अगर आपके पास, अच्छा, आपकी बात अगेन इंटरप्ट करूँगा, मुझे एक पॉइंट आया, जो एजुकेशन का गैप है, जैसे कि किसी ने 2018 में ग्रेजुएट किया और फिर वो उसने मास्टर्स नहीं किया और वो 2022 में उसने मास्टर्स शुरू किया और 2025 में ख़त्म कर लिया। अब ये जो बीच का गैप है जो कि कंटिन्यू होना चाहिए था बट समहाउ नहीं है उसका, तो ये मैटर करता है क्या? नहीं, इमिग्रेशन में नहीं मैटर करती सब चीज़ें। ओके, एक और केस है जिसमें मास्टर्स करा हुआ है उसने, डिग्री मास्टर्स की है, बट उसके बाद उसका वर्क एक्सपीरियंस और एप्लीकेशन का जो टाइमलाइन है उसमें बहुत बड़ा गैप है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ना उसने मास्टर्स किया, हाँ, उसके बाद उसने एप्लीकेशन अप्लाई की, तो वही गैप की बात है। गैप आ गया, ये मास्टर्स आपने कर लिया, उसके बाद उसने एक्सपीरियंस हासिल किया हो, हाँ, या तो उसके पास गैप होगा, उसने अनएम्प्लॉयमेंट रहे, हाँ, ठीक है। द थिंग इज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इमिग्रेशन जो सिस्टम है वर्क कैसे करता है। हाँ, इमिग्रेशन सिस्टम हमेशा जो है ना आपके पास के लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स इसके ऊपर वर्क करता है और उनकी ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट्स को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, नो मैटर मेरे पास अभी जॉब है या नहीं है, ओके, मैं अप्लाई कर सकता हूं। मेरा पिछला जो है वो 5 साल, हाँ, वो कंटिन्यूस है, या पिछले 10 साल में से मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे। तो यहाँ पर गैप इतना, मैंने कहा ना, जैसे मैंने कहा कि इमिग्रेशन में गैप मैटर नहीं करता, गैप एज सच मैटर नहीं करता। हाँ, आप बिल्कुल ही कुछ काम कर रहे हैं तो फिर वो आपको जो है थोड़ा, अच्छा, ये चीज़ स्टूडेंट में मैटर करती है। हाँ, कई जगह पर मैटर करती है क्योंकि आपको गैप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या आपने दोबारा से स्टडीज क्यों करना चाह रहे हैं, और अब आप जाके दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसमें, एज भी देखी जाती है कि वीज़ा काउंसिल जो ऑफिसर होता है वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, फिर आपकी SOP को भी वो देखता है कि मद्देनजर रखता है कि आप बाहर मुल्क के अंदर किस तरह से जाकर जो है स्टडीज़ लेंगे और आप वापस आकर अपने मुल्क को क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे।